हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद शर्मा है और हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है जनरल साइंस। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जनरल साइंस के 3 भाग होते हैं। पहला बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो हम जो पहला पार्ट लेंगे वो लेंगे बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका जो कोर्स है साइंस का, पूरा साइंस का, वो हम एग्जाम से बहुत पहले करवा देंगे। तो आप एंड तक हमसे जुड़े रहिए और हर क्लास देखते रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है ब्लड और रुधिर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। एक ब्लड जब अपन नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि एक लाल कलर का गाढ़ा सा लिक्विड है जो हमारे शरीर में बहता रहता है। तो ये तो हुई एक आम भाषा में कि रक्त होता है क्या है। लेकिन अगर हम इसकी बायोलॉजिकली लैंग्वेज में बात करें तो ब्लड होता है क्या है, तो इसको आप इन शब्दों से समझने का प्रयास करें कि ये एक तरल यानी कि एक पानी की स्टेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, जो रक्त वाहिकाओं में हमारे शरीर के अंदर बहता रहता है। तो अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करें ब्लड की कि ब्लड होता है क्या है, तो ये एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं में बहता रहता है। अगर हम इंग्लिश के संदर्भ में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको संयोजी क्यों बोला। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के हर एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है या शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, इस वजह से इसको संयोजी बोलते हैं। क्योंकि ये शरीर के एक भाग का दूसरे भाग से संयोजन करता है, इसीलिए इसको बोला गया संयोजी उत्तक। मतलब ये बहुत सारी सेल से बना हुआ है। भाई टिश्यू की जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि वह चीज जो बहुत सारी सेलों से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक। और तरल तो आपको पता ही है कि हमारा जो खून होता है वो तरल अवस्था में रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। जो कहां पर बहता है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में बहता है रक्त वाहिकाओं में। तो यहां तक आपको ब्लड की डेफिनेशन क्लियर हुई कि बायोलॉजिकल भाषा में ब्लड होता है क्या है। तो ब्लड क्या होता है कि एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं में बहता रहता है। ठीक है, ये तो हुई ब्लड होता है क्या है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे बड़ा फैक्ट है कि इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में, कि भाई आपके एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना खून जनरली पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है वो 5 से 5.5 लीटर। हमारे शरीर में कितना खून पाया जाता है, तो 5 से 5.5 लीटर के लगभग पाया जाता है। एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम जो यहाँ पे जो भी डेटा लेंगे ना, वो हम एनसीईआरटी से लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक किताब में अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो आप किसी भी किताब से पढ़ें। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि अपन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में जो हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ हम एनसीईआरटी के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो भी डेटा लेके चलूंगा यहाँ पर एनसीईआरटी से लेके चलूंगा। आप हो सकता है अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हो और उसमें अलग अलग डेटा दे रखे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो डेटा लेके चलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही लेके चलूंगा, ताकि हम एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर सकें, तो उसकी हमारी ऑथेंटिसिटी पे कोई भी सवाल खड़ा ना हो। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, तो वो 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। दूसरी चीज बात करते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है। अब बहुत सारे लोगों के लिए शब्द पीएच शब्द ही बिल्कुल नया होगा कि आपसे बात करते हैं पीएच होता है क्या। किसी भी चीज में हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, या फिर बोले हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये जो लिक्विड है या ये जो पदार्थ है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, ये अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, या इंग्लिश में बात करें एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। ठीक है, तो एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर किसी की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो वो हो गया क्षारीय प्रकृति का, या फिर हम कहें बेसिक नेचर का। और अगर किसी की वैल्यू 7 से कम होगी तो वो होगा अम्लीय नेचर का, या फिर कह सकते हैं हम एसिडिक होगा। अब ब्लड के संदर्भ में बात करें हम, तो ब्लड का पीएच क्या होता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4।
एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं किताबों में रेंज दे रखी है कि 7.3 से 7.5, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 7.4 से आसपास कोई भी वैल्यू अगर एग्जाम में है तो आपको उसी ऑप्शन को सही करना है। 7.3 7.5 जनरल रेंज है, लेकिन एनसीईआरटी 10th की बुक में 7.4 दे रखी है। तो इससे ये क्या दर्शाता है कि हमारा जो ब्लड है वो कौन सी प्रकृति का है। जैसा तो अब भी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो उस पदार्थ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो बेसिक नेचर होगा, उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, तो क्षारीय होगी। तो हमारा जो ब्लड होता है अगर आपसे पूछे उसकी प्रकृति क्या है तो हल्की क्षारीय, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच 7 से ज्यादा है और ब्लड का पीएच क्या है 7.4, इसलिए जो हमारे ब्लड की जो प्रकृति है वो कौन सी होगी, हल्की क्षारीय। ठीक है, अब बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है, ठीक है। अगर हम वयस्कों के संदर्भ में बात करें तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। अब ये शब्द थोड़े टिपिकल, अगर हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर आपने आम लैंग्वेज में बात करी होगी तो इसको बोन मैरो बोलते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है, बोन मैरो में। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि नवजात बच्चों में ब्लड का निर्माण कहां होता है, क्योंकि इनमें बोन्स भी ढंग से विकसित नहीं होती तो इनके बोन मैरो में तो ब्लड डेवलप होने का या ब्लड बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो नवजात बच्चे हैं उनमें ब्लड का निर्माण कहां पर होता है, तो वो होता है लीवर में, या बोले हिंदी में बोले तो यकृत में, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे ब्लड के बारे में थी। यहां तक आपको क्लियर आया कि ब्लड होता क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी हमारे शरीर में मात्रा कितनी है और ये बनता कहां पे, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ कि ब्लड है क्या और ये इसकी मात्रा, पीएच, इसका नेचर और ये कहां पर बनता है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कार्य पर कि ब्लड के हमारे शरीर में कार्य क्या क्या है। पहला कार्य, ये हमारे शरीर में गैसों का विनिमय में हेल्प करता है। गैसों का विनिमय कौन कौन सी गैस होती है हमारे शरीर में, जहां तक कि हम सबको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके विनिमय में सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका ब्लड का, गैसों का विनिमय करता है। दूसरी चीज परिवहन, किन चीजों का परिवहन करता है, जो भी पोषक पदार्थ है उनको शरीर के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। हार्मोन्स जब ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और जहां पर उनको काम करना होता है हार्मोन्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है, तो उनका वो परिवहन करता है। तीसरा जो आपके लिए शायद नया हो कि हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण भी रक्त द्वारा होता है। जो आपके शरीर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी रक्त की बहुत बड़ी या ब्लड की बहुत बड़ी भूमिका है। इस प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है, जो ताप का नियंत्रण किया जाता है ब्लड द्वारा, इसको कहा जाता है हीमोस्टेसिस। क्या शब्द बोला जाता है, हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो तीन फंक्शन जो अभी अपन ने बात करी, सबसे पहले गैसों का विनिमय, दूसरा परिवहन करता है पोषक पदार्थों को, हार्मोन का, और जो भी पदार्थ है जिनको शरीर के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने होता है वो भी ब्लड के थ्रू होता है, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में हर जगह होता है। आप कहीं भी कट लगा के देख लिया तुरंत ब्लड निकलेगा वहां पे। तो रक्त एक ऐसी चीज जो शरीर के विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचता है, इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह तक सारी चीजें पहुंचाने का कार्य करता। तीसरा कार्य क्या है, तापमान का नियंत्रण, ठीक है। और आगे इसकी बात करें तो चौथा काम क्या है, अवशिष्ट पदार्थों को ये खत्म भी करता है या उनका एक्सक्रीट आउट भी करता है। वो कैसे करता है वो हमारे अभी काम का चीज नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ब्लड के फंक्शन पूछे जाते हैं कि भाई निम्न में से रक्त के फंक्शन क्या क्या है या रक्त के कार्य क्या क्या है, तो उनमें हमको ये पूछा जाता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है प्रतिरक्षा में, या हम कह सकते हैं डिफेंस। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो ब्लड निभाता है। और इसके अंदर जो मौजूद जो भी चीजें होती है जो हम आगे बात करने वाले हैं, उनका प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे शरीर में सबसे बड़ा योगदान होता है। यहां तक क्लियर है। रक्त क्या होता है वो हमने बात कर ली, रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं, ये मेन 5 कार्य जो रक्त द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब हम रक्त के तत्वों के बारे में बात करेंगे, रक्त में होता क्या क्या है उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रक्त के अंग या रक्त के तत्व, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं,
इंपॉर्टेंट जो दो भाग में डिवाइड किया जाता है वो क्या है? पहला तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया संगठित पदार्थ। ठीक है, हमारा जो शरीर में जो खून है या रक्त है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है संगठित पदार्थ। ठीक है, आजकल आपके जैसे कि जब से कोरोना आया तब से ये शब्द बहुत सुनने में आया है कि प्लाज्मा 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 डोनर चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन आपको हमको ये तो पता होना चाहिए कि प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मा हमारे शरीर में, अगर हम एक इक्वेशन से बात करें तो प्लाज्मा का मतलब होता है, प्लाज्मा रक्त में से जब संगठित पदार्थ को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यानी कि ये हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, अगर रक्त में से संगठित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा कि प्लाज्मा इज इक्वल्स टू रक्त में से संगठित पदार्थ को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंग क्या क्या होते हैं? पहले हम प्लाज्मा में बात करते हैं तो इसमें 90 से 92% तक पानी पाया जाता है। ठीक है, अब एक हमारे मतलब लैंग्वेज में एक नॉर्मली बात कहते हैं कि वो खून नहीं पानी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो खून सिर्फ पानी है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% पानी पाया जाता है। दूसरी चीज, इसमें 6 से 7% प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन कौन कौन सा हम अभी उसमें बात करेंगे। और 2 से 3% इसमें, लगभग 2% मान लो आप, 2% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। जैसे कि 2% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो होते हैं सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तो हुई हमारे प्लाज्मा की बात। अब प्लाज्मा होता कितना है, मतलब खून का प्लाज्मा कितना पार्ट कवर करता है? तो 55% जो खून का पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, और 45% जो होता है वो होता है संगठित पदार्थ। यहां तक आपको समझ में आया कि रक्त किस किस चीज से बना होता है? प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। तो हमारे जो रक्त का जो 55% भाग है वो होता है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो होता है पानी, 6 से 7% प्रोटीन्स पाए जाते हैं और 2% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन कौन कौन से, प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें मेनली 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है, जब आपको कहीं भी लग जाती है और आप देखते हैं कि आपके वहां पर एक थक्का बनता है, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रक्त के थक्के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, बिना फाइब्रिनोजन का आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन सकता। दूसरा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? ग्लोब्यूलिन आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करता है। ये हम जब एंटीबॉडी पढ़ेंगे तब ये आपको काम आएगा कि भाई ये कैसे प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है। तीसरा जो पाया जाता है वो है एल्ब्यूमिन। ये हमारे शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर या कहते हैं परासरण की जो तंत्र है, परासरण तंत्र जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो यहां तक आपको प्लाज्मा क्लियर है कि प्लाज्मा क्या क्या होता है। एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त का 55% भाग होता है। ठीक है, उसमें 90 से 92% तक पानी होता है और उसमें 6 से 8% तक प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजन जो कि रक्त के थक्के में निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा ग्लोब्यूलिन जो प्रतिरक्षा तंत्र में काम आता है। तीसरा होता है एल्ब्यूमिन जो परासरण तंत्र में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। प्लाज्मा का जो रंग होता है, अगर आपसे पूछे तो यह हल्का पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। अगर आपने जीवन में कभी कॉकरोच मारा हो या कॉकरोच का खून देखा हो तो उसका जो कलर होता है पेल येलो कलर का या हल्के पीले कलर का। ठीक उसी तरीके जो हमारा जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? हल्का
पीले रंग का। ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा का कलर लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है हमारे खून का रंग लाल होता है, ठीक है, वो लाल रंग किसी और वजह से होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो ये सिर्फ हल्के पीले रंग का होगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसे हम बोलते हैं संगठित पदार्थ। रक्त के संगठित पदार्थ। ठीक है, अब वापस ये भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, इनको आप ऐसे याद करिए। सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, जिन्हें अगर नॉर्मल बात करें तो इंग्लिश में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और शॉर्ट में इनको बोला जाता है RBC। ठीक है, एक शब्द आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि हमने यहां पर इनको कणिकाएं क्यों बोला है, कोशिकाएं क्यों नहीं बोला। अगर एग्जाम में आपके पास दोनों ऑप्शन हो कि लाल रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कोशिकाएं, तो जो सही जो आंसर होगा वो लाल रुधिर कणिकाएं होगा। क्या होता है कि जब भी कोई सेल फ्लोटिंग स्टेट में रहती है, तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है, तो उनको हम कणिकाएं बोलते हैं, ना कि सेल बोलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि रक्त क्या एक तरल पदार्थ है, उसमें ये सारी कोशिकाएं जो होती है वो तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कणिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा सफेद रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इनको बोला जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और कहें हम WBC। तीसरा प्लेटलेट। देखिए कुछ शब्द हैं जो आपको इंग्लिश में इजी पढ़ेंगे और हमारी आम बोलचाल भाषा में भी यूज होता है। जैसे कि आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि अगर आपको कहीं किसी को ब्लड की जरूरत है, कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आप पट्टिकाणु लेके आओ या बिंबाणु लेके आओ, क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स। तो आप थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में लेके चलेंगे तो आपको काफी साइंस जो है वो इजी होगी। ठीक है, इसको मैं आपको हिंदी मतलब भी बता देता हूं। इनको हिंदी में बोला जाता है पट्टिकाणु, या फिर कहें हम बिंबाणु। ठीक है, तो ये हमारे जो संगठित पदार्थ है, जो एक रक्त का कितना है 45%, क्योंकि 55% तो प्लाज्मा है। ठीक है, इनमें वापस ये 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, RBC, WBC और बिंबाणु। यहां तक दिक्कत कोई नहीं। ठीक है, अगर हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो अपन उसको फिर से डिस्क्राइब कर देंगे आपको कि आपको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं की। ठीक है, जिन्हें हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, RBC। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये RBC। अब हम डिटेल सेक्शन करेंगे RBC का। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से RBC से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, इनको एक और शब्द से कहा जाता है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट क्यों कहा जाता है इनको, देखो अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में बात करें तो इसको अगर अपन 2 भागों में तोड़ते हैं। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल। ठीक है, बायोलॉजिकल भाषा में जहां पर भी शब्द कहीं आपको एरिथ्रो मिले उसका मतलब होता है लाल। साइट का मतलब होता है सेल, या फिर कह सकते हैं अपन कोशिका। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट एक थोड़े से टर्म्स दिखाता हूं। देखो बायोलॉजिकल भाषा में जहां कहीं भी एरिथ्रो आ जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है लाल। साइनो कहीं आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है नीला। ठीक है, ल्यूको का मतलब सफेद। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको थोड़े शब्द तोड़ने में इजी हो जाएगा। तो यहां पर RBC को, लाल रुधिर कणिका को एरिथ्रोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कलर में कौन सी होती है, लाल, और साइट का मतलब सेल, इसीलिए इनको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा, इनका निर्माण कहां पर होता है, तो ये आप याद रखिएगा, इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहां पर इनका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा, यानी कि रेड बोन मैरो।
यहाँ ये याद रखा। फिर तीसरे, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको आरबीसी के बारे में पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे। तीसरा, इनका जीवन काल। आरबीसी का जो सामान्य जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है? 120 दिन। ठीक है। चौथा, ये कहां पर खत्म होती है? तो ये इनका जो अंत होता है वो कहां पर होता है? अंत कहां पर होता है? तो वो होता है प्लीहा में, या फिर इसको बोल दो आप, प्लीहा को बोल दो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्प्लीन। इस स्प्लीन को, या अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का कब्रगाह क्या होता है, तो स्प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह, क्योंकि ये यहीं पर आकर खत्म होती है, इसीलिए इसको आरबीसी को जो कहा जाता है वो क्या, प्लीहा को क्या कहा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह। यहां पर आकर आरबीसी खत्म होती है। निर्माण इनका होता है लाल अस्थि मज्जा में। जीवन काल जो होता है इनका वो 120 दिन होता है, और अंत में ये कहां पर जाकर खत्म होती है? तो वो जाकर खत्म होती है प्लीहा और स्प्लीन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आरबीसी का कब्रगाह क्या होता है, तो वो होता है स्प्लीन, या हम बात करें तो उसको प्लीहा कहते हैं। ठीक है। अब आरबीसी में जैसा कि हमने देखा कि इसका कलर लाल होता है। ठीक है। तो ये लाल कलर क्यों होता है? इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो लोह युक्त प्रोटीन है। जैसा कि आपको पता है जहां जहां पर भी लोहा होता है वहां पे हल्का सा रंग कौन सा होता है? लाल हो जाता है। तो इसमें रेड कलर क्यों होता है? तो एक इसमें प्रोटीन, लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? लाल। आप देखिएगा जिसमें आरबीसी की, जिसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम पाई जाती है उसका रंग में, उसका जो ब्लड का रंग होता है वो थोड़ा डल रेड होता है, लेकिन जिसके शरीर में, जिसके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी खासी होती है उसका रंग, उसके जो खून का रंग होता है वो कौन सा होता है? लगभग चमकीला लाल कलर का होता है। तो आरबीसी का जो कलर लाल होने का कारण क्या है? वो है हीमोग्लोबिन। अब हम थोड़ी सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का, जो आप सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाया जाता है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ये विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे कि हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होता है और हमको हर कार्य करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है वो लाल होता है, और हमारे रक्त का रंग भी लाल इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। दूसरा, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, या रेंज बात करें हम, जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो भी आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तो इसमें कितना 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ये रेंज आपको याद रखनी है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है एक स्वस्थ मनुष्य में? वो होनी चाहिए 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है। ये तो बात हुई हीमोग्लोबिन की। अब हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? ठीक है। आरबीसी की मात्रा के बारे में बात करें, हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम आरबीसी के मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरबीसी की मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में 50 से 55 लाख प्रति घन mm, ठीक है, पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख प्रति घन mm। आप इसको ऐसे ही याद रखो। ठीक है। आरबीसी की मात्रा जो हमारे शरीर में पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख प्रति घन mm। और एक अंदाज के मुताबिक हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 लाख आरबीसी की डेथ होती है, तो 1 लाख आरबीसी जीवित भी होते हैं। मतलब प्रतिदिन हमारे शरीर में एक औसत मात्रा की मैं बात करें तो हम आरबीसी लगभग 1 लाख बनती है और 1 लाख खत्म भी होती है, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 120 दिन के आसपास। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका आकार कैसा होता है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे रडार से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इसका आकार है वो कौन सा होता है? उभिया अवतल।
या फिर हम बात इंग्लिश में बोले तो बायोकॉन्केव, बायोकॉन्केव, ठीक है। और देसी भाषा में बात करें तो कटोरे नुमा, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका आकार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि ये केंद्रक विहीन सेल होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता, इसके दो कारण हैं। देखो, पहला कारण तो ये कि आरबीसी जो है वो अपने आपस डिवाइड नहीं होती, यानी कि वो 1 से 2 नहीं होती, रिप्लिकेट नहीं होती, तो उसके लिए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती। जब ये 1 से 2 में डिवाइड ही नहीं हो रही तो यहाँ पर न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है। और दूसरी चीज, हमको यहाँ पर हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जगह या केंद्रक की जगह यहाँ पर हीमोग्लोबिन लगा होता है, इसीलिए इसमें केंद्रक विहीन होती है। और ये इनका जो शेप होता है वो होता है बायोकॉन्केव शेप या उबिया अवतल के। ये सारी चीजें हैं जो हमें आरबीसी के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त के क्या होता है, उसमें हमने वापस रक्त को डिवाइड किया प्लाज्मा और संगठित पदार्थ में। प्लाज्मा रक्त का कितना भाग कवर करता है, तो वो करता है 55%, और जो ये संगठित पदार्थ वो कितना करता है, 45%। प्लाज्मा में वापस 3 चीजें पाई जाती है, पानी 9 से 90 से 92% उसमें जल पाया जाता है, 6 से 8% उसमें पानी, और बाकी का जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। फिर हम संगठित पदार्थ में, इसमें हमने डिटेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन संगठित पदार्थ को मिलकर बनाते हैं, जिसमें हमने आरबीसी को डिटेल में देखा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों तक इसका लाभ अधिक से अधिक पहुंच सके। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें, आपकी क्वेरी जहां तक संभव होगा मतलब उसको सॉल्व की जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं, तो आगे वाला पार्ट डब्ल्यूबीसी और ब्लड ग्रुप सिस्टम हम वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।